Students, I welcome you all to today's class. आज की क्लास में आपका स्वागत है. So in today's class, we are going to discuss about the contribution of Western scholars in the study, documentation and management of Indian heritage. तो Western scholars से उनका क्या contribution था इंडियन हेरिटेज को कंजर्व करने में, इंडियन हेरिटेज को प्रिजर्व करने में, इस चीज पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार आपके एग्जाम में भी ये आया है. तो इम्पोर्टेंट है कि इसको आप ध्यान से सुने और ध्यान से इस टॉपिक की तैयारी करें. ठीक है, जो पश्चिमी विद्वान थे उनका क्या योगदान था प्रलेखन में और भारत की विरासत के प्रबंधन में, इंडियन हेरिटेज के मैनेजमेंट में उनका क्या योगदान रहा है, इस चीज पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं. और बिफोर वी गो अहेड, आप देख पाएंगे दैट इन द चैट बॉक्स आई हैव शेयर्ड अ गूगल ड्राइव लिंक. चैट बॉक्स में मैंने गूगल ड्राइव लिंक शेयर किया है. 2-3 बार आई हैव शेयर्ड दिस गूगल ड्राइव लिंक. 2-3 बार ये मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के लिए. तो इस गूगल ड्राइव लिंक में आप क्लिक करके अपना एसओएल मटेरियल निकाल सकते हैं. उस एसओएल मटेरियल में आपको इस क्वेश्चन या इस टॉपिक पे अच्छे से यू कैन गेट द एडिक्वेट मटेरियल रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स इन द स्टडी, डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियन हेरिटेज. पश्चिमी विद्वान थे, उनका क्या योगदान था भारत के विरासत के प्रबंधन में, भारत के विरासत के ऊपर जो प्रलेखन है उस. तो एज वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, क्लास जो है वो हम लोग इंग्लिश और हिंदी मिक्स में रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं. सो विल बी कंटिन्यूइंग इन अ मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. क्लास का फर्स्ट 45-50 मिनट्स जो है वो लेक्चर के लिए रहेगा और लास्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे. तो आप लोग को जो बताया जा रहा है उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा और उससे आप लोग अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम का भी प्रिपरेशन जो है, एग्जाम के लिए नोट्स जो है वो भी अभी से ही तैयार हो जाए. So without any further delay, let's begin our discussion on the topic contribution of Western scholars in documentation and management of Indian heritage. Okay, हम लोग देखते हैं कि जो एंशिएंट और मेडिवल इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट है, जो लैंग्वेज है, जो आर्ट है, उसका साइंटिफिक तरीके से जो स्टडी है वो लगभग 2 सेंचुरी पहले ही शुरू होता है. okay? और ये जो रिच इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन था, ये हम लोग देखते हैं कि इसका स्टडी का शुरुआत 18th और 19th सेंचुरी में होता है, जब भारत ब्रिटिश कॉलोनी था. और इसी समय हम लोग देखते हैं कि जो भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी एंशिएंट आर्ट फॉर्म्स हम लोगों को मिल रहा है, ये सारे को रिट्रीव करने का, ये सारे को कंजर्व करने का और उसके कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने का जो कोशिश है, उसको इसी दौरान 18th और 19th सेंचुरी में ही इसकी शुरुआत होती है. और इन सारी चीजों को समझ के बेसिकली ये कोशिश किया जा रहा था कि जो कोलोनाइज्ड लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उनके कल्चर को समझा जाए, उनके स्क्रिप्ट को समझा जाए, उनके लैंग्वेज को समझा जाए, उनके धर्म को समझा जाए, उनके धार्मिक ग्रंथों को समझा जाए. और इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि ये आर्ट और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के स्टडी का शुरुआत 18th-19th सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिलता है. और जो वेस्टर्न स्कॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन है स्टडी में, डॉक्यूमेंटेशन में, मैनेजमेंट में इंडियन हेरिटेज के, उसको इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल लेवल दोनों पे देखना जरूरी है. बस एक इंसान के लेवल पे नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के लेवल पे भी उसको देखना, उसको समझना जरूरी है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भी और इंडिपेंडेंट इंडिया में भी. और जब भी हम लोग एक इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन को या एक इंस्टीट्यूशन के कंट्रीब्यूशन को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन को एक कंटेक्स्ट में देखना जरूरी है, उस कंट्रीब्यूशन को एक परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है, ताकि हम लोगों को ये समझ में आ सके कि लोगों का क्या पर्सनल बायस था, लोगों को क्या प्रिजुडिस था, लोगों की कैसी पहले से ही मान्यताएं थी, पहले से ही क्या अवधारणाएं थी, उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या था, उनका पॉलिटिकल कंपल्शंस क्या था, जिसके कारण ऐसा चीज हम लोग को देखने को मिलता है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डॉक्यूमेंटेशन और मैनेजमेंट ऑफ इंडियन हेरिटेज पे. ये सारा कुछ हम लोग को देखना चाहिए और पहले से ही हम लोग को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए व्हाइल वी आर स्टडीइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियंस. ओके, तो जो इनिशियल शुरुआत है वो हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग को 18th सेंचुरी में ही, 18वीं शताब्दी में ही हम लोग को इनिशियल शुरुआत देखने को मिलता है. और इस समय हम लोग सबसे पहले यदि बात करें तो एक सर विलियम जोन्स थे. सर विलियम जोन्स, ही वाज द पर्सन हु वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग द एशियाटिक सोसाइटी. तो 1784 में विलियम जोन्स के
इनिशिएटिव में, विलियम जोन्स के गाइडेंस में एशियाटिक सोसाइटी जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। और एशियाटिक सोसाइटी का बेसिकली काम था कि इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो एंटिक्विटी है, इंडिया के जो आर्ट साइंस है, इंडिया का जो लिटरेचर है, उन सबको स्टडी करना। तो कैलकाटा में ये एस्टैब्लिश किया जाता है एशियाटिक सोसाइटी इन 1784। और एशियन स्टडीज को हम लोग कह सकते हैं कि इस एशियाटिक सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ काफी एक बूस्ट मिलता है। 1788 में एक जर्नल जिसका नाम एशियाटिक रिसर्चेस है वो भी स्टार्ट किया जाता है। और 1814 में एक म्यूजियम भी एस्टैब्लिश किया जाता है ताकि जो भी एशियाटिक सोसाइटी का कलेक्शन था उसको शोकेस किया जा सके। तो विलियम जोन्स के प्रति हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन आर्कियोलॉजी जो है वो काफी इंडेटेड है। विलियम जोन्स वाज द पर्सन जो एस्टैब्लिश करते हैं द लिंक्स बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड अलेक्जेंडर। सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच का जो लिंक्स था, किस तरह से ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिल रहा था, ये सारा कुछ जो है वो विलियम जोन्स के ही एफर्ट्स के कारण हम लोग को देखने को मिलता है। 1788 में हम लोग देखें तो एक और वेस्टर्न स्कॉलर जिनका नाम चार्ल्स विल्किंस था। He was also a very close associate of William Jones। तो चार्ल्स विल्किंस जो है उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि वो गुप्ता और कुटिल स्क्रिप्ट जो था उसको वो डेसिफर करते हैं और भारत में एपिग्राफिकल स्टडीज जो है उसका फाउंडेशन ले करते हैं। 1800 में हम लोग देखते हैं कि उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। तो 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो फ्रांसिस बुखानन को ड्यूटी देते हैं कि आप जाइए और मैसूर का जो एरिया है उसका सर्वे करके आइए। फिर बाद में हम लोग देखते हैं 1807 में फ्रांसिस बुखानन को ही बंगाल वाले रीजन का सर्वे करने का जॉब दिया जाता है। बंगाल वाले रीजन का सर्वे करने का ड्यूटी दिया जाता है। तो उसमें वो बंगाल का टोपोग्राफी, वहाँ का हिस्ट्री, वहाँ का एंटिक्विटीज, ये सारा कुछ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखने वाला बात यह है कि 1807 का जो बंगाल था वो अभी का वेस्ट बंगाल नहीं है। 1807 का जो बंगाल था वो एक बहुत ही मैसिव प्रोविंस था, एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था। 1807 के बंगाल में आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये 5 रीजन्स उस समय के बंगाल में आते थे। सो इट वाज अ मैसिव रीजन, इट वाज अ लार्ज एंड वास्ट टेरिटरी। और 8 साल तक फ्रांसिस बुखानन जो है वो पूरे के पूरे एरिया को सर्वे करते हैं। वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, दिनाजपुर, रंगपुर, पूर्णिया, भागलपुर, पटना, बिहार, शाहबाद, गोरखपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं और वहां पे चीजों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रांसिस बुखानन का जो रिपोर्ट था वो कभी पब्लिश नहीं किया गया। और हम लोग देखते हैं कि 1838 में मॉन्टोगोमरी मार्टिन जो है वो उनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं फ्रांसिस बुखानन के रिपोर्ट्स के बारे में। तो उसी से मॉन्टोगोमरी मार्टिन के राइटिंग से हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चलता है फ्रांसिस बुखानन का सर्वे के बारे में। इसके बाद जो एक और दूसरे स्कॉलर जिनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था इंडियन हेरिटेज के रिजर्वेशन और मैनेजमेंट में, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ये नाम आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में भी लिख दे रहे हैं, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का कंट्रीब्यूशन यदि देखें तो जेम्स प्रिंसेप का मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो ये था कि जेम्स प्रिंसेप वाज द पर्सन हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो ब्राह्मी लिपि है उसको डेसिफर करने में जेम्स प्रिंसेप का एक अहम योगदान था। ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिंसेप के पहले तक लोग उसको समझने में असफल थे। पीपल वेर अनसक्सेसफुल इन डेसिफरिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जेम्स प्रिंसेप हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उसको डिस्कवर किया जाता है और उसको डेसिफर भी किया जाता है। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझने के बाद, जानने के बाद इंडिया के हेरिटेज को समझने में और आसानी होता है, क्योंकि पुराने समय में आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में कि जो टेक्स्ट थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। पाली और प्राकृत में जो टेक्स्ट होते थे वो ब्राह्मी लिपि को यूज करते हुए लिखे गए थे। और जेम्स प्रिंसेप के ही कारण हम लोग देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल फील्ड वर्क था इंडिया में उसको एक नया दशा और एक नया दिशा भी हम लोग को देखने को मिलता है। जेम्स प्रिंसेप जो है वो इसमें काफी कुछ योगदान अपना देते हैं। और जेम्स प्रिंसेप जो है वो बेसिकली एक साइंटिफिक आदमी थे, ठीक है, और वो इस साइंटिफिक स्किल्स को आर्कियोलॉजी में भी लाते हैं। और उन जो साइंस का प्रिसीजन था वो हम लोगों को, साइंस का जो मास्टरी था पर्टिकुलरली फैक्चुअल डिटेल्स के ऊपर, वो सारा कुछ हम लोग देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप आर्कियोलॉजी में भी लाते हैं और एक के बाद एक नया डिस्कवरीज करते जाते हैं। और जेम्स प्रिंसेप का जो डिस्कवरीज था वो बस ये नहीं था कि नया नया खोज करना है, लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग डिस्कवरीज है, जो भी खोज हो चुका है, उसका भी इंटरप्रिटेशन जरूरी है। और हम लोग देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप के ही कारण जो अफगानिस्तान में स्तूप थे, पर्टिकुलरली बेग्राम का जो साइट था वहां पे जो स्तूप थे उनको इंटरप्रेट करने का कोशिश किया जाता है। और इसी के बाद जेम्स प्रिंसेप के ही कंट्रीब्यूशन के बाद
हम लोग देखते हैं कि ग्रीको बैक्ट्रियन, इंडो-सीथियन डायनेस्टीज जो है, इन सब के बारे में लोगों को पता चलना शुरू होता है। इन सब के बारे में जो ग्रीको बैक्ट्रियन डायनेस्टीज थे, जो इंडो-सीथियन डायनेस्टीज थे, इन सब का कहीं भी कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इट वाज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ जेम्स प्रिंसेप कि हम लोग देखते हैं कि इनके बारे में लोगों को पता चलता है। साथ ही साथ इलाहाबाद का जो किला था उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कुछ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस थे, वहां पे एक पिलर था, तो उसका भी प्रिजर्वेशन का काम जो है वो जेम्स प्रिंसेप लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप के कारण ही हम लोग देखते हैं कि सदर्न इंडिया के जो डिफरेंट हिंदू डायनेस्टीज थे उनके बारे में रिसर्च जो है वो पब्लिश किया जाता है। और बेसिकली एक किताब जो है वो जेम्स प्रिंसेप कंपाइल करते हैं। इस किताब का नाम था इंडियन एंटीक्विटीज। 1858 में ये पब्लिश हुआ था, इंडियन एंटीक्विटीज। और इसमें भारत के विभिन्न ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में, इंडिया के पैलियोग्राफिक कल्चर के बारे में, इंडिया के कॉइन्स के कल्चर के बारे में, ये सारे चीज के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है कि जेम्स प्रिंसेप लिखते हैं। और जेम्स प्रिंसेप के बाद यदि हम लोग देखें जो अगले स्कॉलर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आता है इंडिया के आर्कियोलॉजी को स्टडी करने का या इंडिया के आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन को आगे ले जाने का, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो काफी बाद में आता है। बीच में ही हम लोग देखते हैं कि एक लेफ्टिनेंट ब्रेट से, लेफ्टिनेंट ब्रेट, तो लेफ्टिनेंट ब्रेट जो है वो पश्चिम भारत में जो केव इंस्क्रिप्शंस थे, पश्चिम भारत में गुफाओं में जो अभिलेख थे, वेस्ट इंडिया में जो केव इंस्क्रिप्शंस थे, लेफ्टिनेंट ब्रेट उनको स्टडी करते हैं और वो उसके ऊपर काफी कुछ लिखते हैं। उनका एक हम लोग देखते हैं कि एक रिकॉर्ड वो पब्लिश करते हैं जिसका नाम था हिस्टोरिकल रिसर्चेस। और उनके कंट्रीब्यूशन के कारण और बाद में फिर फर्ग्यूसन के कंट्रीब्यूशन के कारण हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे केव कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है 1848। 1848 में बॉम्बे केव कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। और बॉम्बे केव कमीशन का ये काम था कि बेसिकली इन्वेस्टिगेट करना है कि वहां पे जो केव्स हैं, वहां पे जो पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट्स में जो केव्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना और उनको प्रिजर्व करना है। और यही बॉम्बे केव कमीशन के ही एफर्ट्स के कारण फिर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज में इंडिया में, नॉट ओनली इन वेस्ट इंडिया बट ईस्ट इंडिया में भी डिफरेंट केव्स जो है उनको डिस्कवर किया जाता है। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिमी भारत में और अफगानिस्तान वाले रीजन में एक स्कॉलर थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। लेकिन ये चार्ल्स मेसन जो है ये इनका नकली नाम था, इनका ओरिजिनल नेम था जेम्स लुइस। ठीक है, चार्ल्स मेसन का ओरिजिनल नाम था जेम्स लुइस। और जेम्स लुइस जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, लेकिन इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने काम को छोड़ दिया था और उसके बाद इन्होंने अपना नाम रख लिया था जेम्स लुइस। और जेम्स लुइस जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना काम छोड़ दिया था और 1827 में, और इसके बाद इन्होंने अपना नाम रख लिया था चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन नाम रखने के बाद वो डिफरेंट साइट्स जो था इंडिया में, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसको विजिट करते हैं। 1826 में जो हड़प्पा का साइट था वहां भी वो जाते हैं। उस समय इट वाज जस्ट लाइक अ माउंट, एक टीले के रूप में था, वहां पे जाते हैं, उसको विजिट करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अपना जो भी इनका विजिट था, इनका जो भी ट्रैवल्स था, ये सारे चीज को रिकॉर्ड करके कलेक्ट करते हैं इन हिज वर्क जिसका नाम था एशियाना एंटीक्वा। ठीक है, एशियाना एंटीका जो इनका वर्क था 1841 में, इसको वो पब्लिश करता है। ये बंगाल का जो एशियाटिक सोसाइटी है उसके लाइब्रेरी में ये आज भी रखा हुआ है। और इसमें वो डिफरेंट स्तूपा साइट्स जो थे, जो भी एक्सकवेशंस इन्होंने किया था, उन सब के बारे में ये लिखते हैं। इसी तरह एक और स्कॉलर थे जिनका नाम था H.W. विल्सन। एक और स्कॉलर थे जिनका नाम था H.W. विल्सन। ओके, आई कैन सी कि चैट बॉक्स में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, चैट बॉक्स में जो भी सवाल आ रहे हैं वो हम लोग लास्ट 10-15 मिनट्स में डील करेंगे। फिलहाल जो आप लोगों को बता रहे हैं उसको प्लीज ध्यान से सुनिए और उसको सुन के अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास स्टडी मटेरियल है, क्योंकि हम आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं गूगल ड्राइव में। तो आई एम सॉरी, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, तो जो बताया जा रहा है उसको प्लीज ध्यान से सुने और अपने नोट्स तैयार कर लें। तो एनीवेज चलिए, हम लोग बात कर रहे थे चार्ल्स मेसन। उसके बाद फिर एक और स्कॉलर आते हैं H.W. विल्सन, जो बेसिकली कॉइन्स के ऊपर स्टडी करते हैं। जो सिक्के होते हैं उनको, उनके बारे में वो पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं। और चार्ल्स मेसन और H.W. विल्सन, ये जो डिफरेंट स्कॉलर्स थे, इनका जो डिस्कवरीज था, ये हम लोग देखते हैं कि इंडो ग्रीक कॉइनेज के फील्ड में इट वाज अनपैरेलल। और हम लोग देखते हैं कि भारत के इतिहास में, पर्टिकुलरली ग्रीक आर्ट के हिस्ट्री में, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी अहम था। इसी समय बाकी और भी कुछ स्कॉलर्स थे जिनका नाम हम लोग को जरूर जानना चाहिए, जैसे अलेक्जेंडर बर्न्स थे, फिर उसके बाद जॉन बाप्टिस्ट वेंचुरा थे, कोर्ट थे, गेराल्ड लेक थे। ये सारे डिफरेंट स्कॉलर्स थे जो कॉइन्स कलेक्ट करते थे डिफरेंट साइट्स पे जा जाके, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और अफगानिस्तान में वहाँ के कॉइन्स को स्टडी करते थे। और इन्हीं लोगों के स्टडीज के कारण, इन्हीं लोगों के रिसर्च के कारण, इन्हीं लोगों के न्यूमिस्मैटिक या कॉइन कलेक्शन के कारण
हम लोग कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक कॉइनेज जो था उसको एक नया आयाम मिलता है, उसको एक नया डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि एक कैप्टन कॉटले थे। तो कैप्टन कॉटले जो है वो सहारनपुर के पास एक एरिया है बेहात, तो सहारनपुर के पास जो एरिया है बेहात, वहां पे वो एक्सकवेशंस करते हैं और एक नॉन मॉन्यूमेंटल साइट जो है उसको डिस्कवर करते हैं। आर्ट और आर्किटेक्चरल रिमेन्स जो था वो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली रीजनल सर्वेज जो किया जाता था भारत के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कस्टम, लैंग्वेज, लिटरेचर, फोकलोर को समझने के लिए, उसी का हिस्सा था और उसी के कारण ये ग्रो भी करता है। हम लोग देखते हैं कि कॉलिन मैकेंजी एक स्कॉलर थे, उनके इनिशिएटिव के कारण, उनके एफर्ट्स के कारण, उनके योगदान के कारण काफी ग्रोथ होता है इसका। और हम लोग देखते हैं कि कॉलिन मैकेंजी जो है वो डिफरेंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस को, डिफरेंट इंडियन पांडुलिपियों को, जो डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जो डिफरेंट मैप्स थे, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के जो मैप्स, इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, उनको वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इन्हीं के एफर्ट्स के कारण जो अमरावती का स्तूप था उसके बारे में लोगों को पता चलता है और अमरावती के स्तूप को वो इंटरप्रेट करते हैं, उसका वो आर्ट और उसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो लोगों को बताते हैं। बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स भी थे जिनका इंपॉर्टेंट रोल था। ये जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट था जिसमें इंडिया के पास को रीडिस्कवर करने का कोशिश किया जा रहा था, उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स जो थे उनका भी योगदान था। और हम लोग देखते हैं कि ये इंडियन स्कॉलर्स जो है जनरली इनको एक सबॉर्डिनेट रोल दिया जाता था। मोस्टली जो हेड वाले रोल पे है वो, या जो लीडर होते थे पूरे टीम के, वो यूरोपियन लोग होते थे और इंडियन स्कॉलर्स को सबॉर्डिनेट रोल, एक नीचे का रोल दिया जाता था एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न स्कॉलर्स। तो लेकिन इंडियन स्कॉलर्स का भी योगदान इसमें कुछ कम नहीं था। इंडियन स्कॉलर्स जो है अल्टीमेटली वो लैंग्वेजेस जो लिखा हुआ है, जो कस्टम्स है, उनको इंटरप्रेट करने का काम इंडियन स्कॉलर्स का ही था। इंडियन स्कॉलर्स ही इसको इंटरप्रेट कर रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग देखें तो एक और इम्पोर्टेंट नाम जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए वो है जेम्स फर्ग्यूसन। जेम्स फर्ग्यूसन जो है ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन स्टडीइंग इंडियन आर्किटेक्चर। जेम्स फर्ग्यूसन के बाद जो एक आते हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत ही मेजर रोल था इंडियन आर्कियोलॉजी में। और दोनों, चाहे जो जेम्स फर्ग्यूसन हो या अलेक्जेंडर कनिंघम हो, both of them believed in the superiority of the western aesthetics, western techniques के superiority में बिलीव रखते थे। और हम लोग देखते हैं कि वो इंडिया का जो मटेरियल रिमेन्स था, इंडिया के पास्ट का जो भी साक्ष्य मिल रहा था, जो भी मटेरियल रिमेन्स मिल रहा था, उसको वो एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जेम्स फर्ग्यूसन और पर्टिकुलरली अलेक्जेंडर कनिंघम, इन दोनों के ही एफर्ट्स के कारण आर्कियोलॉजी का जो डिसिप्लिन है इंडिया में, आर्ट हिस्ट्री का जो डिसिप्लिन है इंडिया में, उसका शुरुआत हम लोग को देखने को मिलता है एक साइंटिफिक तरीके से। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो बहुत सारा पब्लिकेशन भी किए थे, बहुत सारी किताबें उन्होंने पब्लिश की थी। और उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब यदि हम लोग कहें तो इट वाज इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। ठीक है, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब अलेक्जेंडर कनिंघम का, ये चैट बॉक्स में भी आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं। इस किताब का नाम था इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। तो ये जो था, इसमें अशोका के जो सम्राट अशोक जो थे, एम्परर अशोक जो थे, उनके समय के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसके बारे में बताया गया है। भारत का जो एंशिएंट ज्योग्राफी था उसके बारे में बताया गया है। और 1872-75 में हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो हड़प्पा के साइट को भी डिस्कवर करते हैं, वहां पे जाके वो एक्सकवेशन शुरू करते हैं। और 1853 और 1856 में भी वो हड़प्पा गए थे, लेकिन एक्सकवेशन जो है वो ये 7 साल बाद लगभग हम लोग देखें तो 1863 से ही एक्सकवेशन शुरू करते हैं और बाद में 1872-75 तक ये एक्सकवेशन जो है वो पूरा होता है। और हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम का जो भी डिस्कवरी था पर्टिकुलरली हड़प्पा को लेके, वो उसके इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। बाद में जॉन मार्शल जब आते हैं तो ही वाज द पर्सन हु रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम की जो का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में एक इतिहासकार है उपेंद्र सिंह, वो काफी कुछ लिखती हैं और बताती हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में। और हम लोग देखते हैं कि उपेंद्र सिंह जो है, शी बेसिकली आल्सो फोकसेस on the place that was accorded to art historical issues in the activities of archaeological survey of India, की आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज था उसका क्या इंपॉर्टेंस था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। और अलेक्जेंडर कनिंघम की यदि बात करें तो उनका एम्फेसिस एक्सकवेशन पे रहता था, फील्ड और आर्काइवल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम पे रहता था, और इंस्क्रिप्शनल और न्यूमिस्मेटिक डाटा को, कॉइन से रिलेटेड डाटा को हमेशा प्रायोरिटाइज करने पे रहता था। और हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम के लिए जो आर्कियोलॉजी का कंसेप्ट था, वो आर्कियोलॉजी का जो स्कोप था वो बहुत ब्रॉड था और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड थे। हम लोग देखते हैं कि ही रोट अबाउट लार्ज कॉर्पस ऑफ मॉन्यूमेंट्स जब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर रहते हैं 1861 से 1865 तक।
तो वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखते हैं। फिर बाद में ही वाज आल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1871 से 1885 तक 14 साल तक अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि उपेंद्र सिंह जो है वो बेसिकली बताती हैं कि किस तरह से अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेंज करता है रिगार्डिंग इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट कल्चर और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को लेके किस तरह से अलेक्जेंडर कनिंघम का जो समझ था, उनका जो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग था वो कैसे चेंज करता है, ये हम लोग को देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो ह्वेन सांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, उनका जो राइटिंग्स था उससे वो काफी फैसिनेटेड थे। फिर जो डिफरेंट स्तूप हम लोग को मिलते हैं भरूच में, बोध गया में, भीलसा में, ये सारे बुद्धिस्ट साइट्स में जो स्तूप्स और आर्ट रिमेन्स मिलते हैं उससे वो काफी फैसिनेटेड थे। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इन सारे विषयों पे लिखते हैं। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजी में और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में इन दोनों के डिसिप्लिन के बीच में धीरे धीरे एक बाउंड्री खड़ा होना शुरू होता है और दोनों डिसिप्लिन जो है उसको अलग रूप से देखना शुरू किया जाता है। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि ये जो टाइम था जिसमें दो डिसिप्लिन के बीच में एक बाउंड्री आ रहा था, देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, पॉलिटिकल मोटिवेशंस था, कुछ प्रायोरिटीज था, कुछ एकेडमिक डिबेट्स थे। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो काफी परेशान थे और ये सारा कुछ उपेंद्र सिंह जो है इन सब के बारे में बताते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम से थोड़ा ही परे, थोड़ा सा अलग यदि हम लोग देखें तो जेम्स फर्ग्यूसन का अप्रोच था। और जेम्स फर्ग्यूसन का अप्रोच जो है वो आर्कियोलॉजी पे कम, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री पे अधिक था। और जेम्स फर्ग्यूसन जो है वो इंडियन आर्किटेक्चर को एक ग्लोबल कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसके कारण हम लोग देखते हैं कि वो एक किताब भी लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इन ऑल सेंचुरीज, और एक दूसरा वो लिखते हैं हिस्टोरिकल इंक्वायरी इनटू द ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन आर्ट, स्पेशली विद रेफरेंस टू आर्किटेक्चर। तो ये दो किताबें जो है जेम्स फर्ग्यूसन द्वारा लिखा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि अपनी किताबों में जो ये दो किताब लिखते हैं जेम्स फर्ग्यूसन, इसमें वो बहुत ही पैशनेटली एक्सटेंसिव सर्वेज के बारे में लिखते हैं, इलस्ट्रेटेड रिकॉर्ड्स के बारे में लिखते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में लिखते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू ये काम किया गया, क्या क्राइटेरिया था, ये सारे कुछ के बारे में वो बताते हैं अपनी किताब में। साथ ही साथ जेम्स फर्ग्यूसन जो है वो किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में जब लिखते हैं, जेम्स फर्ग्यूसन जब भी किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में लिखते हैं तो उसका एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को वो मेंशन करते हैं, उसका जो एकदम लास्ट पॉसिबल डिटेल हो सकता है वो सारा कुछ मेंशन करते हैं और उसको कल्चरली इंटरप्रेट करने की भी कोशिश करते हैं। जो आर्टिस्टिक प्रोसेस था, जो टेक्निकल प्रोसेस था जिसके थ्रू ये मॉन्यूमेंट क्रिएट किया गया था, उस पे वो फोकस करते हैं, उस समय के टाइम पीरियड पे वो फोकस करते हैं, उस समय का जो रीजनल स्टाइल था आर्किटेक्चर का उस पे वो फोकस करते हैं। लेकिन जेम्स फर्ग्यूसन जो है वो टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन पे उतना फोकस नहीं कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि ये जेम्स फर्ग्यूसन का कंट्रीब्यूशन था। और हम लोग देखते हैं कि जेम्स फर्ग्यूसन जो है वो काफी कल्चर स्पेसिफिक और टेक्सचर रीडिंग्स देते हैं इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। लेकिन उनका ऑब्जर्वेशंस जो है हम लोग देखते हैं कि वो बेसिकली ये बताते हैं कि चाहे वो इजिप्शियन आर्किटेक्चर हो, क्लासिकल ग्रीक या फिर इंडियन आर्किटेक्चर हो, वो उसके बारे में बताते हैं कि ये ट्रू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये कोई इमिटेटिव स्टाइल नहीं है, ये एक ट्रू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये अपने आप में यूनिक है, इट इज नॉट इमिटेटिव, ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। जैसा कि यूरोप में गॉथिक आर्किटेक्चर और क्लासिकल आर्किटेक्चर जो है वो कॉपी किया गया था, तो जेम्स फर्ग्यूसन जो बताते हैं कि जो भारत का आर्किटेक्चर था वो एक ट्रू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, इट वाज नॉट इमिटेटिव। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जेम्स फर्ग्यूसन कहते हैं, और उनका सारा का सारा ये फोटोग्राफ और ये हम लोग कह सकते हैं कि स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन जो भी उनका योगदान था इंडियन आर्किटेक्चर में, हम लोग एक चीज जो नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि जेम्स फर्ग्यूसन वाज अ एविड बिलीवर इन द सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्ट। और वो एक रेशियल टर्म जो है वो यूज करते हैं आर्ट पीरियड्स को क्लासिफाई करने के लिए। जो भी कलात्मक पीरियड थे, जो भी कलात्मक टाइम पीरियड था, उसको क्लासिफाई करने के लिए वो रेशियल सिग्निफिकेंस जो है, रेशियल टर्म जो है वो यूज करते हैं। आर्यन, नॉन आर्यन, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, मोहम्मदन, इस तरह का टर्म्स वो यूज करते हैं आर्ट पीरियड्स को क्लासिफाई करने के लिए, आर्टिस्टिक स्टाइल्स को क्लासिफाई करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि उनका जो यार्डस्टिक था जजमेंट का वो हमेशा वेस्टर्न ही था, और कल्चरल कंटेक्स्ट जो था मॉन्यूमेंट का वो बहुत बार नहीं देख पाते थे। जेम्स फर्ग्यूसन का जो अप्रोच था, हम लोग देखते हैं कि जेम्स बर्जेस, हेनरी कजन्स, अलेक्जेंडर रिया, एच लॉन्गहर्स्ट, पर्सी ब्राउन, इस तरह के डिफरेंट स्कॉलर्स थे जो जेम्स फर्ग्यूसन के ट्रेडिशन को, उनके अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं। और इंडियन आर्ट जो है उसका क्लासिफिकेशन यदि देखें तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्होंने इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने किया था जैसे इंडो ग्रीकन, इंडो सीथियन, इंडो ससैनियन, इस तरह से टाइम बेस्ड
हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था, लेकिन जेम्स फर्ग्यूसन जो है वो टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं करते। और जो एक मेजर ओमिशन हम लोग कह सकते हैं, ये एक मेजर क्रिटिसिज्म जो ये सारे स्कॉलर्स थे उनका ये था कि जो भी इस समय के ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स थे उसमें इंडियन टेक्स्ट और इंडियन कंटेक्स्ट को नेग्लेक्ट किया गया। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को तो देखा जाता था, कोई स्तूप है या कोई मंदिर है या कोई महल है या कोई पिलर है, उसको तो ऑब्जर्व किया जाता था, उसको समझने की कोशिश की जाती थी, लेकिन उससे सराउंडिंग जो भी कुछ ग्रंथों में लिखा गया है, जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, उसको नहीं स्टडी किया जाता था। तो इसके कारण बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो ये ओरिएंटलिस्ट लिखते थे, इट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कुड बी कंसिडर्ड टू बी स्पेकुलेशंस। और कभी कभी जो भी मॉन्यूमेंट, जो भी आर्ट और आर्किटेक्चरल फॉर्म को स्टडी किया जा रहा है, उसके स्टडी में कुछ त्रुटियां, कुछ मिस्टेक्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही एक मेजर मिस्टेक यदि हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ओरिएंटलिस्ट थे वो बता देते हैं कि जो इंडियन टेम्पल्स थे दे हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम बुद्धिस्ट स्तूप। तो इस टाइप का ग्लेरिंग मिस्टेक्स जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के बाद यदि कोई अगले जो एक मेजर स्कॉलर जिनके समय में हम लोगों को मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, दैट वाज द टाइम ऑफ जॉन मार्शल। ओके, तो जब लॉर्ड कर्जन बनते हैं वाइसरॉय इंडिया के, तो उसके बाद उस समय हम लोग देखते हैं कि एक नया एरा शुरू होता है, एक नया दौर शुरू होता है इंडियन आर्कियोलॉजी में। और इस दौर में जॉन मार्शल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जॉन मार्शल के ही टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, वो रीजनल सर्वेयर्स के परव्यू में लाया जाता है। जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट और प्रिजर्वेशन एक्ट था 1904 में, वो पास किया जाता है। साथ ही साथ जॉन मार्शल जो है वो 2 लैंग्वेजेस को स्टडी करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। संस्कृत और पर्शियन, ये 2 लैंग्वेजेस को स्टडी करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी करते हैं इन दीज इंडियन लैंग्वेजेस। बहुत सारे लोगों को इंडियन आर्कियोलॉजी में ट्रेन भी करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि डीके चक्रवर्ती जो इतिहासकार हैं, वो बेसिकली जॉन मार्शल के एक्सकवेशंस के बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने एक्सप्लोर किया, कहाँ कहाँ उन्होंने खुदाई की। और वो बताते हैं कि अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स थ्रू आउट इंडिया जॉन मार्शल का एक्सकवेशंस और एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं कि इंडस वैली साइट्स को वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकवेट करते हैं। और जॉन मार्शल का जो प्राइमरी फोकस था वो नए अनएक्सप्लोर्ड साइट्स पे था। और जॉन मार्शल के ही लीडरशिप में हम लोग देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको डेट करने का कोशिश किया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को डेट करने का कोशिश किया जाता है। और उसके डेटिंग के बाद पता चलता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो 3000 साल पुराना है। बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट साइट्स, इंडो ग्रीक साइट्स जो थे, उन्हीं को सबसे पहला साइट्स माना जाता था इंडियन सिविलाइजेशन का। लेकिन फिर उसके बाद जब इंडस वैली साइट्स जो है वो डिस्कवर होते हैं और उनको जब डेट किया जाता है, तो उसी के बाद पता चलता है कि भारत का इतिहास जो है वो और 3000 साल पीछे चला जाता है। और जॉन मार्शल का जो कंट्रीब्यूशन था, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कल्चरल इंपॉर्टेंस भी वो ये करते थे। बहुत सारे डिफरेंट साइट्स जो है उसके कल्चरल इंपॉर्टेंस को स्टडी करने की कोशिश करते थे। और जॉन मार्शल के नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन को देखें तो वो जो भी फील्ड वर्क करते थे उसको वो रिपोर्ट करते थे, और जो भी एक्सप्लोरेशन होता था, जो भी एक्सकवेशन था, वो सारी चीज को डॉक्यूमेंट करते थे। और इसी डॉक्यूमेंटेशन के कारण हम लोग देखते हैं कि 3 वॉल्यूम वो लिखते हैं मोहनजोदारो और इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस के ऊपर। इसी तरह सांची, जहाँ पे स्तूप है, भोपाल के पास ये जगह है सांची, वहां का जो स्तूप है वहां पे 2 वॉल्यूम लिखते हैं। तक्षशिला जो जगह है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसके ऊपर वो 3 वॉल्यूम लिखते हैं। और जो भी उनका आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस होता था, जो भी जो आर्कियोलॉजिकल प्रोसीड्योर्स वो फॉलो करते थे, वो सब के बारे में हम लोग देखते हैं कि जॉन मार्शल जो है वो मेंशन करते हैं। उन सब का हिस्टोरिकल अवेयरनेस जो है वो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो जॉन मार्शल का हिस्टोरिकल अवेयरनेस था वो ऐसा हिस्टोरिकल अवेयरनेस नहीं देखने को मिला था। और उनका जो स्टडी था वो एक एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इट वाज समथिंग व्हिच वाज अनपैरेलल्ड। अभी तक जिस तरह से जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे को और जिस तरह से वो एक्सकवेशंस को आगे ले जाते हैं, वो हम लोग को नहीं देखने को मिला था। और जॉन मार्शल ही वो इंसान थे जिन्होंने who had, we can say, who had founded the scientific study of archaeology और and who had supported the scientific study of historiography in India। की भारत में इतिहास किस तरह से लिखना है, आर्कियोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसका साइंटिफिक स्टडी का शुरुआत जो है वो जॉन मार्शल के द्वारा ही किया जाता है। बस इतना ही नहीं, तक्षशिला में 1918 में वो एक म्यूजियम भी शुरू करते हैं। फिर वो एक प्रोग्राम भी शुरू करते हैं जिसमें डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स में जो भी चीज पाया गया था, जो भी आर्टिफैक्ट्स पाए जा रहे थे, उन सबको कैटलॉग करने का तरीका, उनको कंजर्व करने का तरीका, इन सब के का वो शुरुआत करते हैं। और जॉन मार्शल के समय में हम लोग देखते हैं कि जो भी फोटोग्राफ्स थे मॉन्यूमेंट्स के, जो भी एंशिएंट सेटलमेंट्स थे, ये सारा कुछ हम लोग को ओरिएंटल म्यूजियम है डरहम में, वहां पे आपको ये देखने को मिल सकता है। और जो जॉन मार्शल का तरीका था काम करने का,
जो नेचुरल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने का तरीका था, जो मॉन्यूमेंट होता था, जो जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में प्लेस्ड है, उससे जॉन मार्शल का जो इंटरेक्ट करने का तरीका था, वो आपको एकदम क्लियरली दिख सकता है जॉन मार्शल के कंट्रीब्यूशन में। और बस जॉन मार्शल ही नहीं थे, उस समय और भी कुछ लोग थे जो काफी एक्टिव थे। हम लोग देखते हैं JF फ्लीट थे, हेनरी कजन्स थे, DR भंडारकर थे, अलेक्जेंडर रिया थे, H हारग्रीव्स थे, थियोडोर ब्लॉक थे, M A स्टीन थे। इंडियंस की बात करें तो दयाराम साहनी थे, राखाल दास बैनर्जी थे, MS वत्स थे, NG मजूमदार थे। ये सारे लोग थे जो इस समय इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्ट और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री को प्रमोट कर रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1889 में नेशनल आर्काइव्स जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ GW फॉरेस्ट। और नेशनल आर्काइव के एस्टैब्लिशमेंट के बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी आर्काइवल डेटा था उसको एग्जामिन करना, उसको ट्रांसफर करना, उसको अरेंज करना, उसको कैटलॉग करना, ये सारा कुछ जो है वो शुरू होता है। नेशनल आर्काइव के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो है उसको भी एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया जाता है। GW फॉरेस्ट के बाद डिफरेंट लोग हम लोग देखते हैं वो नेशनल आर्काइव्स को हेड करते हैं। SC हिल थे, CR विल्सन थे, NL हॉलवर्ड थे, डेनिसन रॉस थे, AF शोलफील्ड थे, RA ब्लेकर थे, JM मित्रा थे, राय बहादुर, AFM अब्दुल अली थे। तो ये सारे लोग जो हैं ये नेशनल आर्काइव्स को हेड करते हैं और बेसिकली इस पूरे के पूरे जो ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन था, जो आर्काइविंग ट्रेडिशन था इंडिया का, उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर AFM अब्दुल अली के बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर SN सेन, ही बिकेम द हेड ऑफ नेशनल आर्काइव्स इन 1949। और उसके बाद वो एक नया दिशा देते हैं नेशनल आर्काइव्स को, और पहली बार जो भी आर्काइवल मटेरियल था, जो भी रिकॉर्ड्स था, उसको रिसर्च के लिए आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। 1939 में ही हम लोग देखते हैं कि आम पब्लिक के लिए ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को खोल दिया गया था रिसर्च के लिए। और 1947 तक आते आते हम लोग देखते हैं कि 1902 के पहले का जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा कुछ आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था, ताकि आम पब्लिक उसको देख सके और रिसर्च कर सके। एक कंजर्वेशन रिसर्च लैबोरेटरी जो है उसको भी एस्टैब्लिश किया जाता है 1940 में, ताकि ये जाना जा सके, ये स्टडी किया जा सके कि कंजर्वेशन में क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरह से कंजर्व करना चाहिए, इसमें भी लोगों को ट्रेनिंग मिल सके। और हम लोग देखते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग, आर्काइव्स कीपिंग, ये सारा चीज में ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो भी चलाए जाते हैं 1941 में। फिर 1944 में हम लोग देखते हैं कि एक नया इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। 1947 में जो ये आर्काइव्स का डिपार्टमेंट था वो एक नया जर्नल भी शुरू करता है, द इंडियन आर्काइव्स, और उसमें रिसर्च पेपर्स लिखे जाते थे एक सोर्स मटेरियल के ऊपर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के कंजर्वेशन के ऊपर, रिकॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर, आर्काइवल अवेयरनेस के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते थे। और जो भी अलाइड एस्पेक्ट्स था, हम लोग कह सकते हैं जो फंक्शनल आर्काइव्स था उन सब के ऊपर ये डिफरेंट आर्टिकल जो है वो लिखे जाते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उनका एक अहम योगदान था इंडियन हेरिटेज के मैनेजमेंट में, इंडियन हेरिटेज के डॉक्यूमेंटेशन पे। लेकिन ऐसा नहीं था कि बस वेस्टर्न स्कॉलर्स ही इसके लिए काम कर रहे थे, इंडियन स्कॉलर्स, इंडियन लोग भी इसमें काम कर रहे थे। और ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है वो लोगों के पर्सनल बायस, प्रेजुडिसेस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना और समझना जरूरी है कि वो किस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन कर रहे थे। और हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ये वेस्टर्न स्कॉलर्स की कंट्रीब्यूशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा और बहुत ही ध्यान से इसको करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी लोग इन सारे आर्कियोलॉजिकल वर्क में या डिफरेंट एक्सकवेशन वर्क में इन्वॉल्व थे, उनका अपना एक पर्सनल बायस था, उनका अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, एक पर्टिकुलर कल्चरल अंडरपिनिंग के साथ वो काम कर रहे थे। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही हमको इन लोगों की कंट्रीब्यूशन को स्टडी करने का जरूरत है। और हम लोग देखते हैं कि यदि ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से स्टडी करें, इनके बारे में और जानने की कोशिश करें, तो वी कैन डेफिनेटली गेट टू नो अवर पास्ट in a better manner. Okay, so that would be all from my side. Now the floor is open for questions. Okay, आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक सवाल है नोट्स से रिलेटेड, सो आई एम सॉरी आई डोंट हैव एनी नोट्स। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मेरे पास स्टडी मटेरियल है, किताबें हैं जो आप लोग के साथ शेयर कर दिया गया है। आई एम वंस अगेन शेयरिंग द गूगल ड्राइव लिंक, जिसमें आपको आपका स्टडी मटेरियल और एसओएल मटेरियल मिल जाएगा। तो ये सारा चीज आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने फिर से ये गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर दिया है और इसमें आपको काफी कुछ मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, मेरे पास हिंदी में नहीं है, तो आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट हैव दिस मटेरियल इन हिंदी। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड सवाल है तो आई एम नॉट रिलेटेड टू एनी व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप से संबंधित हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। एनी क्वेश्चंस, कुछ भी आप लोग पूछना चाहें, हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस।
कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो प्लीज पूछ सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट का समय है। ये गूगल ड्राइव लिंक जो मैंने भेजा है इसमें आपका एसओएल का मटेरियल भी है। आपको एसओएल के मटेरियल में आज के टॉपिक पे अच्छा से सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मटेरियल जो है वो इंग्लिश में, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी ऑल्सो। आई होप आप लोग उसको सुन के अपने नोट्स तैयार किए। एक सवाल है कि एग्जाम में कितने स्कॉलर्स को मेंशन करना हो। तो देखिए, मेनली तो जो 4-5 स्कॉलर्स थे उनका मेंशन करना बहुत जरूरी है, उनके कंट्रीब्यूशन को भी लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो और भी स्कॉलर्स थे उनके बारे में भी यदि आप लिखें तो काफी अच्छा रहेगा। कोई और सवाल? एनी क्वेश्चंस? कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। यदि कोई सवाल नहीं है तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए नो क्वेश्चंस, ताकि मुझे पता चल जाए कि कोई सवाल नहीं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? कोई भी सवाल हो?